हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष सिंह आज एक बायोलॉजी का वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आज मैं आप लोग को आनुवंशिकी में ही आगे पढ़ाऊँगा। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आनुवंशिकी में पढ़ेंगे मेंडल से पहले आनुवंशिकता से संबंधित अनेक सिद्धांत दिया गया है, लेकिन कोई भी सिद्धांत मान्य नहीं है। मेंडल के द्वारा दिए गए सिद्धांत को मेंडलवाद कहा जाता है और मेंडलवाद से पहले अर्थात मेंडल से पहले आनुवंशिकता से संबंधित अनेक सिद्धांत दिया गया है, लेकिन उन सिद्धांतों को वर्तमान में माना नहीं जाता है। आज स्टूडेंट्स हम लोग उन्हीं सिद्धांतों के बारे में जिक्र करने वाले हैं। पहला सिद्धांत है नमी वाष्प सिद्धांत। इस सिद्धांत को पाइथागोरस ने दिए थे। पाइथागोरस का मानना था कि नर एवं मादा के शरीर के प्रत्येक अंग से एक विशेष प्रकार का वाष्प निकलता है एवं यह वाष्प ही जमा होकर संतति का निर्माण करता है। स्टूडेंट्स, एक बार और देखा जाए, नमी वाष्प सिद्धांत जिस सिद्धांत को पाइथागोरस ने दिए थे, उनके अनुसार यह जानकारी दिया गया था कि नर एवं मादा के शरीर के प्रत्येक अंग से एक विशेष प्रकार का वाष्प निकलता है एवं वही वाष्प जमा होकर संतति का निर्माण करता है। इस सिद्धांत को नहीं माना जाता है। और आगे देखा जाए, 2 नंबर जो सिद्धांत है उसको द्रव सिद्धांत कहा जाता है। 2 नंबर सिद्धांत द्रव सिद्धांत है। इस द्रव सिद्धांत को सबसे पहले एम्पेडोकल्स ने दिए थे। इस सिद्धांत को एम्पेडोकल्स ने दिए थे। एम्पेडोकल्स का मानना था कि नर एवं मादा के शरीर के प्रत्येक भाग से एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ का उत्पादन होता है एवं यह तरल पदार्थ आपस में मिलकर संतति का निर्माण करते हैं। स्टूडेंट्स, जो दूसरा सिद्धांत है द्रव सिद्धांत, इस सिद्धांत को एम्पेडोकल्स ने दिए थे और एम्पेडोकल्स का मानना था कि नर एवं मादा के शरीर से एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ का निर्माण होता है एवं यह तरल पदार्थ जमा होकर संतति का निर्माण करते हैं। इस सिद्धांत को भी नहीं माना जाता है। आगे दिखाया जाए, तीसरा जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को प्रजननरत सिद्धांत कहा जाता है और इस सिद्धांत को अरस्तु ने दिए थे। अरस्तु जो एक बहुत बड़ा नाम है बायोलॉजी में, बायोलॉजी के जन्मदाता एवं साथ ही जूलॉजी के जन्मदाता अरस्तु को कहा जाता है। और अरस्तु ने मेंडल से पहले आनुवंशिकता से संबंधित एक सिद्धांत दिए थे, जिस सिद्धांत को प्रजननरत सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत को अरस्तु ने दिए थे और अरस्तु का मानना था कि नर के शरीर के सभी अंगों से पोषक तत्वों से युक्त अत्यधिक शुद्ध प्रजनन रक्त का उत्पादन होता है तथा मादा भी प्रजनन रक्त का उत्पादन करती है। यह रक्त अशुद्ध होता है। संभोग के समय नर का शुद्ध प्रजनन रक्त मादा के अशुद्ध प्रजनन रक्त से मिलकर भ्रूण का निर्माण करता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो तीसरा सिद्धांत है प्रजननरत सिद्धांत, इस सिद्धांत को अरस्तु ने दिए थे और अरस्तु ने इस सिद्धांत के अंतर्गत यह जानकारी दिए थे कि नर के शरीर से एक विशेष प्रकार का रक्त का निर्माण होता है। वह रक्त पोषक तत्व युक्त होता है और वह साथ ही अत्यधिक शुद्ध हुआ रक्त होता है तथा मादा के शरीर से भी एक विशेष प्रकार का प्रजनन रक्त का निर्माण होता है और वह प्रजनन रक्त अशुद्ध होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो अरस्तु ने जानकारी दिए थे कि नर के शरीर से एक विशेष प्रकार का रक्त का निर्माण होता है और वह रक्त शुद्ध होता है और मादा के शरीर से भी एक विशेष प्रकार के रक्त का निर्माण होता है और वह रक्त अशुद्ध होता है। जब शुद्ध रक्त का निर्माण नर के शरीर के अंदर हो जाता है एवं अशुद्ध रक्त का निर्माण मादा का शरीर के अंदर हो जाता है। जब इन दोनों के शरीर के अंदर रक्त का निर्माण हो जाता है, जिसको प्रजनन रक्त कहा जाता है, जब इन दोनों में रक्त का निर्माण हो जाता है तो संभोग के समय जब ये लोग आपस में मिलते हैं, उस समय नर का शुद्ध प्रजनन रक्त मादा के शरीर के अंदर जाकर मादा के अशुद्ध प्रजनन रक्त से मिल जाता है और यही नर का शुद्ध प्रजनन रक्त और मादा के अशुद्ध प्रजनन रक्त से मिलकर भ्रूण का निर्माण करता है और वही भ्रूण आगे चलकर संतति का निर्माण करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अब चौथा सिद्धांत प्रीफॉर्मेशन सिद्धांत। प्रीफॉर्मेशन सिद्धांत के बारे में सबसे पहले जानकारी जैन सोमार्दम ने
सन 1679 ईस्वी में दिए थे। और यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात गौर करने वाली है कि जेम्स सौमार्दम से पहले सन 1673 ईस्वी में मालपीगी ने प्रीफॉर्मेशन सिद्धांत के बारे में जानकारी दिए थे। आगे देखा जाए, इस सिद्धांत के अंतर्गत यह जानकारी दिया गया है कि नर एवं मादा दोनों में से किसी एक के युग्मक में छोटा रचना पाया जाता है। इस रचना को ह्यूमनकुलस कहा जाता है। इस ह्यूमनकुलस को मानव के छोटा रूप भी कहा जाता है। जब ह्यूमनकुलस मादा के गर्भाशय में जाता है तो वहां पर गर्भाशय से भोजन प्राप्त कर संतति का रूप ले लेता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो ये बात पहले से पता है कि हम लोग मेंडलवाद से पहले के सिद्धांत के बारे में जान रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी सिद्धांत मेंडल से पहले दिया गया वो सिद्धांत को वर्तमान हम लोग मानते नहीं है। यहाँ पर जो जेम्स सौमार्दम के द्वारा सिद्धांत दिया गया है, इस सिद्धांत के अंतर्गत जो जेम्स सौमार्दम ने जानकारी दिए थे कि नर एवं मादा दोनों में जो युग्मक बनता है, नर में जो युग्मक बनता है उसको नर युग्मक कहते हैं और नर युग्मक को हम लोग शुक्राणु के नाम से जानते हैं। मादा में जो युग्मक बनता है उसे मादा युग्मक कहते हैं और मादा युग्मक को अंडाणु के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखा जाता है, मान लिया जाए यह नर युग्मक अर्थात शुक्राणु है, यह मादा युग्मक अर्थात अंडाणु है, तो इन दोनों में से किसी एक में एक छोटी रचना बनता है जिसे ह्यूमनकुलस कहा जाता है। मान लिया जाए नर युग्मक अर्थात शुक्राणु में ह्यूमनकुलस जैसा रचना बन चुका है और इसमें यह रचना नहीं बना है। अब क्या होगा कि जब यह नर युग्मक अर्थात शुक्राणु मादा के गर्भाशय में प्रवेश करेगा तो वहां पर प्रवेश करने से पहले निषेचन अंडवाहिनी में होता है। उसी रास्ते से जब यह शुक्राणु जाएगा गर्भाशय की तरफ तो वह उसी बीच क्या होता है कि जो मादा युग्मक अर्थात अंडाणु है यह क्या करता है, इस शुक्राणु को सक्रिय कर देता है। यह मादा युग्मक अर्थात अंडाणु इस शुक्राणु को सक्रिय कर देता है और इस शुक्राणु में ह्यूमनकुलस रहता है। वही ह्यूमनकुलस गर्भाशय में प्रवेश करने के बाद भोजन प्राप्त करने के बाद संतति का निर्माण कर देता है। स्टूडेंट्स, यह भी सिद्धांत मान्य नहीं है और आगे वाला हम लोग सिद्धांत देखेंगे। जो पांचवा सिद्धांत है, इस सिद्धांत को हम लोग पैनजेनेसिस सिद्धांत कहते हैं। पैनजेनेसिस सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के बारे में सबसे पहले जानकारी डार्विन ने दिए थे। इनके अनुसार यह जानकारी दिया गया है कि शरीर के प्रत्येक भाग अर्थात कोशिका या अंग से एक विशेष प्रकार का कर निकलता है। एक विशेष प्रकार कर, जिसको इंग्लिश में लोग पार्टिकल कहते हैं, पार्टिकल्स निकलता है तथा यह कर नर या मादा युग्मक में जमा हो जाता है। तो इन दोनों युग्मक के मिलने से भ्रूण एवं भ्रूण से संतति का निर्माण होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो पैनजेनेसिस सिद्धांत है, पैनजेनेसिस सिद्धांत के बारे में सबसे पहले जानकारी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिए थे। यह एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे और इसने यह जानकारी दिए थे कि मानव के शरीर के प्रत्येक भाग अर्थात हम लोग कह सकते हैं कोशिका या प्रत्येक अंग से एक विशेष प्रकार का कर निकलता है और वही कर धीरे धीरे जाकर नर युग्मक या मादा युग्मक में इकट्ठा हो जाता है और निषेचन के बाद जब दोनों युग्मक आपस में मिलते हैं उसके बाद से यह कर क्या करता है, नए जीव का निर्माण कर देता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखा जाए तो जो कर के बारे में जिक्र किया जा रहा है कि मानव के नर या मादा के शरीर के प्रत्येक अंग से या कोशिका से एक विशेष प्रकार का जो कर निकल रहा है उसी कर को डार्विन ने पैनजेन्स कहे थे। पैनजेन्स कहे थे और वहीं कर इकट्ठा होकर नए संतति का निर्माण करता है निषेचन के पश्चात। इस सिद्धांत को भी वर्तमान में माना नहीं जाता है और ऐसा होता भी नहीं है। हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर में अच्छा से यह बात पढ़ चुके हैं कैसे मानव में लैंगिक जनन होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर पैनजेनेसिस सिद्धांत को भी माना नहीं जाता है। तो यहाँ पर मेंडल से पहले वैज्ञानिकों के द्वारा अनेक सिद्धांत दिया गया है जिसमें से हम लोग कुल 5 सिद्धांत के बारे में जिक्र किए और इस 5 सिद्धांत को वर्तमान में माना नहीं जाता है।